काव्यखंड का छठा पाठ आज हम पढ़ने जा रहे हैं। कविता का नाम है उषा और इसके रचनाकार हैं महान साहित्यकार प्रयोगवादी कवि शमशेर बहादुर सिंह। तो उषा कविता को पढ़ने से पूर्व आइए हम जानते हैं शमशेर बहादुर सिंह को। शमशेर बहादुर सिंह आधुनिक हिंदी काव्य का बहुत बड़ा नाम है, जिनकी कविताओं में जीवन की सहजता है, सरलता है और विविधता भी देखने को मिलता है। जो अपने काव्य में नित नूतन प्रयोग किए हैं, शिल्पगत नवीनता उनके काव्य में देखने को मिलता है। नए प्रतीक, नए उपमान आदि का बहुत ही सुंदर समायोजन उनके काव्य में है और यही कारण है कि साहित्य में शमशेर बहादुर सिंह एक प्रयोग धर्मी और बिंब धर्मी कवि के रूप में स्थापित हैं। तो आइए ऐसे महान साहित्यकार को जानते हैं। इनका जन्म हुआ था 13 जनवरी सन 1911 देहरादून में और इनकी प्रकाशित रचनाएं हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चूका भी हूं नहीं मैं इतने पास अपने, बात बोलेगी काल तुझसे होड़ है मेरी, उर्दू हिंदी कोश का संपादन, ये उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सम्मान में साहित्य अकादमी तथा कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कारों से शमशेर जी सम्मानित हैं। सन 1993 अहमदाबाद में उनका निधन हो गया और बहुत ही सुंदर पंक्तियां उनके द्वारा लिखित। तुमने धरती का पद्य पढ़ा है, उसकी सहजता प्राण है। पाठकों से प्रश्न किए हैं शमशेर जी कि तुमने धरती का पद्य पढ़ा है। धरती एक पद्य है, धरती एक काव्य है। जो आनंद हमें किसी काव्य को पढ़ने में मिलती है, जो अनुभूति होती है, वही आनंद इस धरती रूपी काव्य को पढ़ने में मिलती है। क्योंकि धरती की जो क्रियाएं हैं, जो परिवर्तन है, जो हलचल है, वो सहज और स्वाभाविक रूप से होती है। उसकी सहजता ही प्राण है। और शमशेर बहादुर जी ऐसे ही विषयों को अपने काव्य में समायोजन करते हैं। समूचा धरती उनके काव्य का विषय है। वो सहज रूप से जो धरती के अंग हैं उनको अपने काव्य में समायोजन किए हैं, उस पर वो काव्य लिखते हैं और उनका जो संबंध है वो हमारे जीवन से भी मेल खाता है। तो जैसे धरती की सभी क्रियाएं स्वाभाविक रूप से घटती रहती है, व्यतीत होती है, वैसे ही हमारा जीवन भी है। संसार का ये जो संसार में रहने वाले व्यक्ति है, प्राणी है, उनका भी जीवन स्वाभाविक रूप से इस धरती के समान ही व्यतीत होती है। यही कहने का तात्पर्य है इस पंक्ति का। कहने का तात्पर्य है कि शमशेर बहादुर सिंह जी के काव्य का प्रमुख जो बात है वो क्या है? सहजता। खुद को उर्दू और हिंदी का द्वाब मानने वाले शमशेर की कविता एक संधि स्थल पर खड़ी है। शमशेर जी खुद को उर्दू और हिंदी का दोआब मानते थे। दोआब मतलब जहां पर नदियों की दो धाराएं मिलती है उसे दोआब कहते हैं। तो वो स्वयं को उर्दू और हिंदी का दोआब मानते थे। वो उर्दू में भी कविताएं लिखते थे, काव्य लिखते थे और हिंदी में भी, लेकिन इसके अलावा और भी अन्य भाषाओं को उनको ज्ञान था। बहुत ही एक अच्छे कवि हैं। तो शमशेर की कविता एक संधि स्थल पर खड़ी है। यह संधि एक और साहित्य, चित्रकला और संगीत की है। शमशेर बहादुर सिंह एक साहित्यकार भी थे, एक चित्रकार भी थे और एक संगीतकार भी थे, इसलिए संधि स्थल कहा गया है। तो दूसरी ओर मूर्तता, उनके काव्य में मूर्तता, जो हमें मूर्त रूप में हमें जो दिखाई दे रहा है उसे मूर्त कहते हैं, और अमूर्तता जो हम नहीं देख पाते उसे अमूर्तता, तथा इंद्रिय और इंद्रियतर, इंद्रियों के माध्यम से हम कुछ अनुभव करते हैं, है ना, हमें कुछ ज्ञान होता है। तो ऐसे जो हम अनुभव भी कर सकते हैं और अनुभव भी नहीं कर सकते, ऐसे विविध विषयों का संयोजन शमशेर बहादुर जी के काव्य में देखने को मिलता है। विचारों के स्तर पर प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर प्रयोग धर्मी कवि शमशेर की पहचान एक बिंब धर्मी कवि के रूप में है। तो विचारों की दृष्टि से देखा जाए तो एक प्रगतिवादी कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, लेकिन शिल्प के स्तर पर, कौशल की दृष्टि से देखा जाए, है ना, उनकी काव्य लिखने की गढ़त को अगर देखा जाए, काव्य गढ़ने की कला को अगर देखा जाए, तो एक प्रयोग धर्मी कवि के रूप में सामने आते हैं।
ठीक है। तो प्रयोगधर्मी कवि शमशेर की पहचान है कि बिंबधर्मी के रूप में है। बिंबधर्मी मतलब अलग अलग नए नए बिंबों को काव्य में उतारते हैं। बिंब मतलब एक चित्र है ना, छाया, शब्दों के माध्यम से काव्य में हमारे मानव पटल में चित्र प्रदर्शित कर देने की क्षमता जिन शब्दों में होती है, ऐसे शब्दों के समायोजन में शमशेर बहादुर सिंह को महारत हासिल है, इसलिए इनको बिंबधर्मी कवि कहा गया है। उनकी यह बिंबधर्मिता शब्दों से रंग, रेखा, स्वर और कुची की अद्भुत कसीदाकारी का मादा रखती है, हिम्मत रखती है कि उनकी यह बिंबधर्मिता बताया मैं, शब्द चित्र काव्य में शब्दों के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में चित्र बना देने की क्षमता जिन शब्दों में होती है उसे बिंब कहा जाता है। बिंब एक कल्पना प्रधान और भाव गर्भित कल्पना होती है ना। तो ऐसे शब्दों का संयोजन शमशेर बहादुर जी करते हैं। उनका चित्रकार मन कलाओं के बीच की दूरी को न केवल पाटता है बल्कि भाषातीत हो जाना चाहता है। ठीक है, तो भाषा के माध्यम से वो चित्रकार भी थे, ऐसे भाषाओं का उपयोग करते थे। तो भाषा को पढ़ने से, शब्दों को पढ़ने से ही हमारे मानस पटल में चित्र निर्मित हो जाता है, पाठकों के मन में एक चित्र बन जाता है। ऐसे अद्भुत कला उनमें है। उनकी मूल चिंता माध्यम का उपयोग करते हुए भी बंधन से परे जाने की है। वो किसी बंधन में बंद कर नहीं रहना चाहते थे। वो माध्यम क्षमा करना कि मैं तुम्हारे पार जाना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि अब तक जो कवि हुए हैं मैं उस परंपरा में बंधे रहना नहीं चाहता हूँ। मेरे कविता लिखने का ढंग अलग है, मैं हटकर कविता लिखना चाहता हूँ, इसलिए मुझे क्षमा करना। कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर उनकी कविता का मिजाज अलग है। कथा और शिल्प, तो कथा के संबंध में और शिल्प उनकी कविता लिखने के जो कुशलता है, कौशल है, दोनों स्तर पर उनकी कविता का मिजाज अलग है। उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से अधिक बल सर्वनामों, क्रियाओं, अवयवों और मुहावरों को दिए है। तो संज्ञा जानते हैं, संज्ञा विशेषण, संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते। तो उनका कविता के विषय कोई निजी व्यक्ति विषय नहीं है, बल्कि व्यापकता उनके काव्य में देखने मिलता है। इसलिए सर्वनामों, क्रियाओं, अवयवों और मुहावरों को दिया है, जिनमें व्यापकता आप ही आप आ जाता है। उन्होंने खुद भी कुछ अच्छे शेर कहे हैं, शेर भी लिखे हैं और गजल भी लिखे हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी शमशेर बहादुर सिंह हैं। सचेत इंद्रियों का यह कवि जब प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सृजन को गूंथ कर कविता का महल बनाता है तो वह ठोस तो होता ही है, अनुगूंजों से भी भरा होता है। उनकी कविता की गूंज अतीत से अब तक उनकी गूंज सुनाई देता है, क्योंकि वह सचेत होकर काव्य की रचना करता है, जागकर काव्य की रचना करता है। उनके काव्य में प्रेम है, पीड़ा है, संघर्ष, सृजन, सभी विषयों का एक जैसे महल होता है, महल बनाने के लिए है ना अनेक सामग्रियों को उपयोग करना पड़ता है, तो वह महल बहुत ठोस होता है। इनका काव्य भी एक सभी विषयों से सुगंधित एक महल की भांति है। वह पाठक को न केवल पढ़े जाने के लिए आमंत्रित करती है बल्कि सुनने और देखने को भी मिलता है। तो केवल इनकी काव्य पाठक को पढ़ने के लिए आमंत्रित नहीं करता बल्कि बार बार सुनने और देखने के लिए आमंत्रित करता है। तो ये रहा संक्षिप्त जीवन परिचय शमशेर बहादुर सिंह जी का। और आइए जानते हैं जिस कविता को आज हम पढ़ने वाले हैं, उषा कविता, उसका सार, केंद्रीय भाव, प्रतिपाद्य यहाँ पर दिया है। इसको अगर हम पढ़ लेते हैं तो कविता आप लोग अच्छे समझ सकते हैं। तो इस अंश को आइए समझते हैं। तो शमशेर बहादुर सिंह एक प्रयोगवादी कवि हैं और प्रयोगवादी जितने भी कवि हुए हैं उनकी कविता लिखने का ढंग, उनका कौशल अलग ही रहा है। हमेशा नए नए प्रतीक, उपमान, बिंब का प्रयोग करते थे प्रयोगवादी कवि। 1943 से प्रयोगवाद का जन्म हुआ। कविता शिल्प संबंधी बहुत से प्रयोग लेकर आई प्रयोगवादी कविता। नए बिंब मैं बताया, बिंब मतलब चित्र, ठीक है, एक छाया। तो शब्दों के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में चित्र प्रदर्शित कर देने की क्षमता
जिन शब्दों में होती है, जिन कवियों में होती है, वो बिंब कवि कहलाते हैं। तो अनेक ऐसे नए नए शब्द जिससे कवि जो है अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को चित्र के माध्यम से, शब्द चित्र के माध्यम से पाठकों को देते हैं। नए प्रतीक, प्रतीक मतलब संकेत, और नए उपमान, उपमान मतलब जिसके साथ हम अपने विचारों और भावों की तुलना करते हैं। तो बिंब, प्रतीक, उपमान, तीनों अलग अलग शब्द है, आप लोग ध्यान रखना। बिंब मतलब चित्र, बिंब जो है कल्पना प्रधान होता है ना, भावना प्रधान होता है, भाव गर्भित होती है बिंब जो है। और प्रतीक मतलब संकेत, अपने विचारों को, जब कोई पदार्थ या कोई वस्तु के माध्यम से अपने भावनाओं को प्रतीक रूप में वो कवि जो है वहां पर उपस्थित करते हैं, तो प्रतीक कहलाता है। और उपमान जिसके साथ अपने विचारों की तुलना करते हैं। तो कविता के उपकरण है, एक यंत्र बने, इनके माध्यम से अपने भाव विचारों को पाठकों तक पहुंचाने का कार्य प्रयोगवादी कवि किए हैं। यहाँ तक कि पुराने उपमानों भी नए अर्थ की चमक भरने का प्रयास प्रयोक्ता कवियों ने किया है। इस काल के जो कवि हुए, वो जो पुराने उपमान थे, है ना, जो आदिकाल से जिन उपमानों का प्रयोग कवि करते थे, इनको भी नए अर्थ देने की, उसमें चमक भरने का काम प्रयोगवादी कवि ने किया। अपना आस पड़ोस कविता का हिस्सा बना। प्रकृति में होने वाला परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र बनकर अभिव्यक्त हुआ। प्रस्तुत कविता उषा सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। उषा कविता आज हम जो पढ़ने वाले हैं, तो उषा मतलब सूर्योदय के पहले का जो समय होता है उसे उषा कहा जाता है। और उस समय का जो मनमोहक दृश्य है उसका चित्रण इस काव्य में शमशेर बहादुर जी ने किए हैं, अपने शब्दों के माध्यम से शब्द चित्र प्रदर्शित किए हैं। शमशेर ऐसे बिंबधर्मी कवि हैं जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया। प्रकृति गतिशील है, अब इस गतिशील प्रकृति को शब्दों में बांधने का एक अनोखा प्रयास शमशेर बहादुर जी इस काव्य में किए हैं। यह कविता भी इसका उदाहरण प्रस्तुत करती है। कवि भोर के आसमान का मुख दृष्टा नहीं है, मुख दृष्टा। मुख मतलब चुपचाप जो नहीं बोलता है, दृष्टा माने देखने वाला। तो जैसे हम कोई दृश्य देखते हैं, चुपचाप देखते रहते हैं, कोई कल्पना, कोई भावना हमारे विचारों में नहीं आती है हमारे मन में, तो ऐसे नहीं है। शमशेर बहादुर सिंह मुख दृष्टा नहीं है, केवल मुख होकर दृश्य को देखते नहीं है, बल्कि कल्पना में खो जाते हैं, भावना में बहा जाते हैं और काव्य की स्वर उनके कंठ से निकलने लगते हैं। वह भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने वाला सृष्टा भी है, निर्माण करने वाला भी है। भोर की आसमानी गति, सुबह के समय आसमान की जो बदलते हुए प्रतिपल प्रतिक्षण बदलते हुए जो धरती है, गति है, उसको जीवन भरे हलचल से, हमारा जीवन भी इसी प्रकार से परिवर्तनशील है, उससे जोड़ने वाला सृष्टा के रूप में यहाँ पर, सृष्टा के रूप में यहाँ पर उपस्थित है। इसलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है। जीवंत मतलब जीता जागता परिवेश की कल्पना करता है, जो गांव की सुबह से जुड़ता है। इस काव्य में ऐसे ऐसे कल्पना शमशेर बहादुर सिंह द्वारा किया गया है, जो कहाँ से जुड़ता है, गांव के परिवेश से। गांव का जैसा वातावरण होता है, गांव का जैसा परिवेश होता है सुबह का समय, उसको उससे जोड़ने का प्रयास किया। वहां सील है, सील एक पत्थर है जहां गांव में, जिससे गांव में मसाले आदि, चटनी आदि पीसने का काम करते हैं। शहरों में इसका आज स्थान मिक्सी ने ले लिया है। तो सील जिसका उपयोग गांव में करते हैं, पत्थर का, राख से लिपा हुआ चौका, ये भी ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है। और स्लेट की कालीमा, गांव के बच्चे स्लेट में लिखने का काम करते हैं। तो ये सभी गांव के उपमान है, गांव में प्रयोग किए जाने वाले उदाहरण है, इनका प्रयोग इस काव्य में हुआ है। तो चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथों का वर्णन इस काव्य में है। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहां रंग है, गति है और भविष्य की उजास। तो यह जो उषा है, उषा का जो समय है, ऐसे दिन की शुरुआत है जिस समय प्रकृति में एक नया रंग फैलता है। उस समय प्रकृति गतिशील नजर आती है और भविष्य की उजास, भविष्य की
उजाला प्रकाश भी हमें देखने को मिलता है और है हर कालिमा को चीर कर आने का एहसास कराती उषा, कि हर कालिमा के बाद हमारे जीवन में प्रकाश आता है।